नमस्कार सभी को। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने स्टडी मेंटरी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने एनसीईआरटी क्लास 5th की जो हिंदी पुस्तिका है रिमझिम, उसका अध्याय नंबर 4 नैना फनकार आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मगर उससे पहले हम देख लेते हैं कि इस अध्याय का जो नैना फनकार है इसका अर्थ क्या होता है। तो यहाँ नन्हा जो शब्द है इसका मतलब है छोटा। फन, फन एक तो सांप का फन होता है। जो सांप होता है वो अपना मुंह चौड़ा कर लेता है, वो उसको फन कहा जाता है। और ये फन जो है इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कलाकार। तो इस फन का अर्थ होता है कला। तो यहाँ कलाकार कि जो छोटा कलाकार है उसके बारे में ये अध्याय यहाँ दिया गया है। अब वो छोटा कलाकार जो है वो अपने हाथों से किसका निर्माण कर रहा है वो हम इस अध्याय में देखने वाले हैं। वीडियो अंत तक देखें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। वह लड़का एक चौकोर मतलब जिसके 4 किनारे हों, लाल पत्थर के पास वो बैठा हुआ है कि ऐसा चौकोर एक लाल पत्थर है जिसके 4 किनारे हों, उसको चौकोर कहा जाता है। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छन्नी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। इसका मतलब आप पहचान गए हो कि वो बच्चा क्या काम करने जा रहा है कि पत्थर से उसको मनचाहा रूप कौन देते हैं? जो मूर्तिकार होते हैं। और लकड़ी जो काठ होता है उसको मनचाहा रूप देते हैं बढ़ई मतलब खाती। तो यहाँ हम उस नन्हे कलाकार की बात कर रहे हैं, वो एक मूर्ति बनाने जा रहा है। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियाँ उकेरना शुरू किया था कि उसने घंटियाँ बनाना शुरू की और कड़ी की जैसी एक माला उसने उस पर बनानी शुरू की थी। लड़के ने एक अधबनी अधूरी घंटी पर, अधबनी मतलब जो पूरी तरीके से नहीं बनी है, एक घंटी बनाई है तो वो घंटी जो है वो उसने पूरी तरीके से अभी बनाई नहीं है कि इस प्रकार जो घंटी होती है वो बना रहा था। और छेनी की नोक टिकाई और सावधानीपूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में वो जुट गया। वो घंटी बनाने में लग गया। हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता उससे पत्थर की किरचें छितरा जाती और वह आंखें सिकोड़ लेता कि जैसे वो अपनी छन्नी से पर हथौड़े का वार करता तो छोटे छोटे टुकड़े उठकर दूर जा गिरते। तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता था ताकि कोई आंखों में वो पत्थर का टुकड़ा ना चला जाए। साथ साथ धीमी आवाज़ में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता है। उसके चारों ओर दूसरे संगतरास भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। केशव 10 साल का था और अभी अपना काम वो सीख रहा था। वो जो छोटा कलाकार था उसकी आयु कितनी थी? वो 10 वर्ष का एक बच्चा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वो सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिजाइन उकेर सकता था, मतलब वो उसको बना सकता था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था उसमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल माना जाता है। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा ज़रूर आएगा जब वो बहुत बारीक जालियाँ, महीन नफीस बेलबूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठलाकर चलते हुए घोड़े, ये सब पत्थर पर वो उकेर पाएगा, मतलब पत्थर पर वो बना पाएगा। ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं। कई साल पहले जब वो पैदा ही नहीं हुआ था उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यही काम मिल गया था। तो ये कहानी कब की है? जब मुगल बादशाह अकबर शासन कर रहे थे। तो ये वो छोटा बच्चा है 10 साल का जिसका नाम केशव है। केशव का जन्म भी आगरे में ही हुआ था। उसे गुजरात के पुश्तैनी मतलब जो पुरखों का जो संपत्ति होती है, जो पुश्तैनी गांव है, वहां जाने का तो कभी उसको अवसर ही नहीं मिला था। आगरे की गलियां और अब सीकरी, बस यही उसका घर था। चारों ओर हो रही छेनी हथौड़ों की ठक ठक खड़खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट मतलब आवाज़ भी न सुनाई
पड़ी, इसलिए अचानक कानों में एक आवाज़ पड़ने पर वह चौंक गया। वो आवाज़ कौन सी थी? माशा अल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई हैं। तो उस लड़के ने मतलब केशव ने पीछे मुड़कर देखा तो उसको एक आदमी दिखाई दिया। तो उसने कहा, बेशक मैंने ही ये घंटियाँ बनाई हैं। क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? देखते नहीं मैं ही पत्थर को यहाँ तराश रहा हूँ। केशव ने बड़ी तल्ली से जवाब दिया। उस आदमी को उसने जवाब दिया। उस आदमी ने कहा, दिखता तो है पर तुम इतने छोटे लगते हो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। वो आदमी हंसते हुए बोला। तो केशव ने कहा, मैं 10 साल का हूँ। तो उस आदमी ने कहा, 10? अच्छा। वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, तब तो काफ़ी बड़े हो। मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। कि मैंने भी जब मैं 13 वर्ष का था तब मैंने एक लड़ाई में भाग लिया था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 वर्ष से ऊपर और उसका कद जो था वो मंझोला था, ना ज़्यादा वो लंबा था और ना ज़्यादा वो छोटा था। वह सफ़ेद अंगरखा और पाजामा पहने हुए था, यह उसकी ड्रेस बता दी। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी वो हो। कौन? वो जो आदमी केशव के पास बैठा था, वो केशव को लग रहा था कोई बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा कि इसकी तीखी नाक, बड़ी बड़ी आँखें, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें, ये उसके रूप रंग उसने केशव ने यहाँ वर्णित किया है। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआवना कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफ़ी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसने किसी के तेजी से दौड़कर आने की आवाज़ सुनी। यह और कोई नहीं था, महल का पहरेदार था और उसने कहा, हुजूर माफ़ करें, मुझे आपके आने का पता नहीं चला। पहरेदार ने ये बात किससे कही? उस आदमी से कही जो केशव के पास बैठा था। फिर वो पहरेदार केशव की तरफ गुस्से से देखते हुए बोला, बेवकूफ़, खड़ा हो यहाँ से। हुजूरे आला के सामने बैठने की जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी? झुककर इनको सलाम कर। अब केशव का माथा ठनका। उसे कुछ समझ में आ रहा था कि ये जो आदमी है ये कोई बड़ा आदमी है। बदहवासी में छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिर गई और वो जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं है? यह ख्याल आते ही उस लड़के ने मतलब केशव ने झुककर उस आदमी को सलाम किया और खरगोश की सी कातर नज़रों से अकबर को वो देखने लगा था। अकबर को पहरेदार की यह दखलंदाजी अच्छी नहीं लगी थी। उन्होंने खींचकर पहरेदार को वहाँ से जाने का इशारा किया। ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो कि मैं केशव के पास कुछ देर यहाँ रहना चाहता हूँ। पहरेदार वहाँ से चला गया, मगर केशव जो था वो असमंजस में था कि उसे अब क्या करना चाहिए। वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या फिर बादशाह के हुक्म के इंतज़ार में वो खड़ा रहे। दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था। हाँ, पर अब वो डरा हुआ नहीं था। क्यों? क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने नरम आवाज़ से उस लड़के से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उस लड़के ने कहा, केशव। तो उसने ये जवाब नपातुला दिया था, सिर्फ कहा था कि केशव मेरा नाम है। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? ये बादशाह अकबर ने कहा था। उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया कि मैं आपको सिखा दूंगा। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छेनी का भी इंतज़ाम करना होगा, क्योंकि मेरे पास ये साधन नहीं है। ये बात अकबर ने केशव से कही थी। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भाग कर गया और अपने पिता का छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव वहाँ से लौट आया। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास ज़मीन पर बैठ गए और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले,
ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना है, इस पत्थर पर मुझे कैसे डिजाइन बनानी है। ये वो घंटी यहाँ दिखाई दे रही है जो केशव बना रहा था। केशव ने संदेह भरी नज़रों से अकबर की ओर देखा और कहा, हुजूर क्या आप यह सब कर पाओगे? तो बादशाह अकबर ने कहा, क्यों नहीं कर पाऊंगा, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूँगा। केशव ने कहा, नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, क्या ये काम करना आपके लिए ठीक रहेगा? उसके कुछ अनमने उसने मतलब अकबर ने कुछ अनमने भाव से अकबर ने उसके केशव के अनमने भाव को देखा। फिर अकबर ने हंसकर कहा कि अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलियां ढोने में किसी की मदद की थी, क्या यह काम उससे भी ज़्यादा मुश्किल है? केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में वहाँ था। वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। फिर जैसे ही केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बना लिया कि कहाँ कहाँ से पत्थर काटना है। यह डिज़ाइन उस पर बना ली और गंभीरता से कहा कि देखिए, अकबर से कहा कि देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया, जिससे कटाव ज़्यादा गहरा हो गया। फिर केशव क्या कहता है, अरे अरे अरे, नहीं नहीं। केशव ने तुरंत गलती पकड़ ली। हथौड़े को आहिस्ता से मारना है, धीरे से मारना है, इतने जोर से नहीं। और उसने हथौड़े को मार के दिखाया कि ऐसे धीरे से मारना है। और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी बंद करके रखें, वरना पत्थर का कोई छोटा कचरा उड़कर आपकी आंखों में चला जाएगा। ये सुनकर अकबर मुस्कुराए और बोले, जी हुजूर। जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। तो वह लगभग भूल ही गया था कि उसकी बगल में जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो हिंदुस्तान का मुगल बादशाह है। एक अनाड़ी ने वेश्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मजा आ रहा था। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं। बादशाह से जरा से भी भूल हो जाती तो फौरन वो लड़का गुस्से से उन्हें देखने लगता। काम करते करते अकबर उस केशव से पूछते हैं कि केशव, सही नहीं है क्या कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या गलत है? तो केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता है कि ये सही नहीं है। अकबर इत्मीनान से मतलब आराम से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ वो देखने लगे। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ था कि आसपास मौजूद जो दूसरे संगतरास हैं उन्हें बड़े कौतूहल से वो देख रहे हैं। अकबर ने गौर किया कि केशव जो है वो पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा था, बल्कि अपनी तरफ से भी उसमें कुछ वो जोड़ रहा था, जिससे वे डिज़ाइन ज़्यादा खूबसूरत लगने लगे। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा कि केशव, देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे, मतलब बड़े कलाकार बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। कि तुम अभी बच्चे हो, मैं कारखाने में तुम्हें काम पर नहीं लगाऊंगा, मगर जब बड़े हो जाओगे तो तुम वहाँ काम करोगे। तो ये बादशाह अकबर हैं और ये 10 वर्षीय बच्चा केशव है। ये कारखाना कैसा होता है? केशव ने पूछा। बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे, तब मैं कारखाने बनवाऊंगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार का काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकर, संगतरास, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी यहाँ काम करेंगे। केशव का चेहरा एकदम चमक उठता है और वो मुस्कुराते हुए बोला कि मैं वहाँ ज़रूर काम करना चाहूँगा। अकबर उठ खड़े हुए। जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा उन्होंने थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो, अब मैं चलता हूँ। हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से अकबर से पूछ लिया। तो उन्होंने कहा कि मैं ज़रूर आऊँगा केशव। फिर तो पूरे दिन संगत रासों के बीच केशव भी
केशव की धूम मची हुई थी। वो बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहा था। रात हो चली थी। केशव बहुत थका हुआ था, पर आंखों में उसे नींद नहीं आ रही थी। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर केशव से कहा कि तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो। बादशाह सलामत ने कहा कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। तो ये बात केशव ने अपने पिता से कही थी। अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला कि हमारे बादशाह बहुत ही नेक मतलब भले इंसान हैं। बिल्कुल सही, केशव के पिता ने ये बात कही। कुछ सोचकर केशव ने पूछा कि बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरे में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल हैं, फिर वे सीकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया कि हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सीकरी में यहाँ शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से हर वक्त वो परेशान रहते थे। वे बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास गए ताकि उनके संतान उत्पन्न हो जाए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए थे। उन्होंने ही बादशाह को बताया था कि उनके एक नहीं तीन संतानें होंगी, शाहजादा सलीम, मुराद और दनियाल। केशव ने चहकते हुए उन तीनों बच्चों के नाम बता दिए। किसके? अकबर के बच्चों के नाम। बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बसाने का फैसला किया था। ये बात कही थी केशव के पिता ने केशव से। केशव ने कहा अच्छा अब समझा, इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा था। उसके पिता ने कहा हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। केशव ने कहा हूँ। पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया है। तो इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।